नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द सिविल इंडिया इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपी टेट का जो कोर्स है उसके लिए चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। और यूपी टेट जो एग्ज़ाम है वो किसी भी सरकारी अध्यापक बनने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई करना, ठीक है। तो आज जो क्लास होने वाली है, आज की क्लास में मैं आपको यूपी टेट में एक्चुअली मेरा नाम है सुधीर राठौर, मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं। तो जो आज की क्लास है मैं आपको मैथ्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, हम उसे कैसे पढ़ने वाले हैं, हमारा तरीका क्या होगा पढ़ने का, पहले क्या पढ़ेंगे बाद में क्या पढ़ेंगे, वो सारी बातें हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आज की जो क्लास होगी, आज मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, जैसे क्वेश्चन यूपी टेट या सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर सवाल बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत आसान होता है। आप सेकंडों में, चुटकियों में सवाल देखते ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी हिंट की जरूरत है, वो हिंट मैं आज आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो बहुत देरी नहीं करते हैं, एक बार सबका फिर से एक बार स्वागत है जो लोग भी लाइव देख रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि आप यहां से समझ लीजिए कि कोर्स में सिलेबस क्या है, क्या क्या आने वाला है। उसके अलावा दूसरी बात, उसे पढ़ना कैसे है, और मन अगर बनाया है तो मन बना लीजिए, तैयारी करने का तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। आधा मन से काम मत करिएगा कि हम पढ़ भी रहे हैं दूसरे काम भी कर रहे हैं, ऐसे काम मत करिएगा, ठीक है। अगर आपने यूपी टेट की तैयारी करने का मन बनाया है तो आप यूपी टेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ये गारंटी है, ठीक है। बशर्ते आपको छोटी छोटी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। जो छोटी छोटी गाइडलाइंस हम आपको देंगे कि ऐसे ऐसे पढ़ना है या ये पढ़ना है, बस वो आपको जानकारी रखनी होगी, ठीक है भाई। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए और है कि बीएड और बीटीसी का किसी भी सेमेस्टर का कोई भी छात्र हो, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर का हो, चाहे वो सेकंड का हो, चाहे वो थर्ड, किसी भी सेमेस्टर का बच्चा यूपी टेट के एग्जाम में बैठ सकता है और वो एग्जाम को दे सकता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है सभी छात्रों के लिए। जो भी बच्चे बीटीसी, डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं तो वो एग्जाम में बैठकर उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं इन द फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। उसके आगे आपको दोबारा क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ रहता है, ठीक है। एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया तो वो एग्जाम लाइफ टाइम आपके साथ, वो सर्टिफिकेट आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लेकर चलता हूं आपको कि यूपी टेट में मैथ्स का सिलेबस क्या होता है ना। जैसे अगर मैं यहां देखूं तो यूपी टेट में मैथ्स में 30 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। सभी को पता है यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट होते हैं और सभी सब्जेक्ट में 30-30 क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है, और एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट भी होता है। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट होते हैं, ठीक है। इसमें से हमारे पास मैथ्स का जो सेक्शन होगा, इसमें 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इन 30 क्वेश्चंस में से अच्छा, क्वेश्चन किस लेवल का होगा पहले तो ये समझ लीजिए बेटा। क्वेश्चन जो होगा वो क्लास 1 से लेके क्लास 8, बस इस लेवल का सवाल आएगा। इसके ऊपर लेवल का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। 30 क्वेश्चन होंगे, क्लास 8th लेवल का सवाल होगा। अच्छा, इसको हमने कैसे बांट दिया? वैसे तो आयोग ने आपको सिलेबस दिया हुआ है, पर कई सारे बच्चे उस सिलेबस को समझ भी नहीं पा रहे हैं कि सिलेबस क्या है। वो बेसिकली उन्होंने बस लिख दिया टाइम। अब टाइम का क्या मतलब है, वो टाइम में क्या कौन कौन चैप्टर आने वाले हैं, या उन्होंने लिख दिया मेजरमेंट। तो मेजरमेंट में क्या क्या चैप्टर आने वाले, वो सब नहीं पता बच्चे को हो पाता है, वो समझ नहीं पाता कि सिलेबस क्या होता है। तो मैं आज आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर देता हूं कि मैथ्स का बेसिकली सिलेबस है क्या। समझो भाई, जो मैथ्स का सिलेबस है वो 6 स्टेप में बटा हुआ है। अगर आप यूपी टेट की बात करें तो यूपी टेट में जो मैथ्स का सिलेबस है वो 6 स्टेप में बटा हुआ है। सबसे जो पहला स्टेप और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा परसेंटेज बेस्ड। मतलब वो चैप्टर जो परसेंटेज बेस्ड होते हैं उनसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। परसेंटेज बेस्ड का मतलब, जैसे आपका सबसे पहला चैप्टर होता है परसेंटेज, या इसे हिंदी में लिखें तो प्रतिशतता। प्रतिशतता हमारा पहला चैप्टर होता है, ठीक है। इसी के अंदर एक और टॉपिक आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जो परसेंटेज से लगते हैं। यहां पर आपको कई सारी चीजों में परसेंटेज निकालना होगा। परसेंटेज में कितना वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारी बात यहां पे कर रहे होंगे। तीसरा चैप्टर यहां पे बेटा आएगा। इसी के साथ आप लिख भी सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही साथ आप लिख सकते हो बेटा डिस्काउंट।
ठीक है, डिस्काउंट टॉपिक भी आपको पूछा जाता है। इसके अलावा आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है और प्लस उसी के साथ साथ कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जो परसेंटेज बेस्ड आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि यहां से सवाल काफी हद तक आता है। परसेंटेज से, प्रॉफिट और लॉस से 2 सवाल कम से कम आ जाते हैं, SI CI को मिलाकर 1 सवाल आ जाता है और 1 सवाल आपका परसेंटेज से आ जाता है, 1 क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से आ जाता है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से आ रहे होंगे। ठीक है, दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 है हमारा रेशियो बेस्ड। ठीक है, मतलब वो चैप्टर जो रेशियो से लग रहे होते हैं। यहां पे 3 चैप्टर आएंगे। सबसे पहले तो आपका रेशियो आ जाएगा, रेशियो यानी अनुपात। ठीक है, सबसे पहले तो आपका जो चैप्टर आएगा वो अनुपात के बारे में आएगा। अनुपात क्या होता है, अनुपात कैसे बनाया जाता है, अनुपात में डिवाइड कैसे किया जाए। तो वो जो सवाल होंगे, अनुपात को बनाना या अनुपात को डिवाइड करना, रेशियो बनाना या रेशियो में डिवाइड करना, वो सवाल सबसे पहले यहां पे आ रहे होंगे। दूसरा बेटा यहीं पे एक चैप्टर आएगा प्रपोर्शन, यानी उसे हिंदी में कहें तो समानुपात, प्रपोर्शन या समानुपात। ठीक है, जैसे आपने दिखा होगा A अनुपात B, A रेशियो B और 4 बिंदी लगा होता है, इस और ऐसे लगा होता है C रेशियो D। यही होता है हमारा प्रपोर्शन। इसकी भी बात हम आगे सिलेबस में करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक चैप्टर आपका और आता है भाई आयु संबंधी प्रश्न। एज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपके सिलेबस में आ रहे होंगे। तो मैं जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो मैथ्स का सिलेबस है वो 6 यूनिट में बटा हुआ है। इन 6 में से पहला जो यूनिट है वो परसेंटेज, दूसरा बेटा जो यूनिट है वो है रेशियो, तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा यूनिट है हमारा नंबर्स बेस्ड, मतलब वो चैप्टर जो नंबर्स पर आधारित होंगे, नंबर्स पर आधारित चैप्टर। जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इससे, जैसे मैंने कहा ना, परसेंटेज से बहुत सारा सवाल आता है। दूसरा जो सवाल सबसे ज्यादा आता है वो आता है नंबर्स से सवाल। ठीक है, यहां से 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे। सबसे पहले आपका आता है नंबर सिस्टम। अगर हम यहां पे बात करें तो सबसे पहला चैप्टर आपका आता है नंबर सिस्टम आ जाएगा। दूसरा यहीं पे आप अगर देखें तो बेटा आपका LCM और SCF यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे आपका चैप्टर आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, सरल करने को यहां पर आ जाएगा। यहीं पे आपको बेटा करली और घातांक, सर्ट्स आ जाएगा, सर्ट्स करली और घातांक जैसे चैप्टर आएगा। यही आपका चैप्टर आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, तो इस तरह के जो चैप्टर्स होंगे वो सभी के सभी सवाल जो है वो आपको इस यूनिट से पूछे जा रहे होंगे और इस यूनिट से लगभग 4 से 5 सवाल जो है वो आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस यूनिट से बन जाते हैं। अच्छा, नंबर 3 तो हो गया है। नंबर 4 जो आपका यूनिट है ये आपका है मेंसुरेशन आपके एग्जाम में आता है और ठीक ठाक सवाल आते हैं। 2 से 3 सवाल आपको मेंसुरेशन के भी मिल जाएंगे। 2 तरह का मेंसुरेशन है जो आपके एग्जाम में आता है। पहला आता है 2D का मतलब समझते हो, और दूसरा आता है 3D। भाई 2D का मतलब समझते हो, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, मतलब ऐसा एक फिगर जिसमें 2 डायमेंशन होती है। जैसे अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड में लंबाई है और चौड़ाई है, यानी इसमें डायमेंशन या फिर कह सकते हैं विमाएं या फिर कह सकते हैं भुजाएं। तो 2 भुजाएं हैं, इसमें 2 भुजाएं, लंबाई है और चौड़ाई है, इसमें ऊंचाई जैसी बात नहीं है। पर अगर मैं इस कमरे की बात करूं, जिस कमरे में हम इसे पढ़ा रहे हैं, तो इसका अगर मैं कमरे की बात करूं तो बेटा कमरे में लंबाई भी होगी, कमरे में चौड़ाई भी होगी और कमरे में ऊंचाई भी होगी। तो ये हो जाता है आपका 3 डायमेंशन यानी 3D फिगर। ठीक है, तो आपको जो मेंसुरेशन है वो 2 तरीके से पूछी जाती है। 2D मेंसुरेशन में हम लोग बेसिकली क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं। 2D में हम लोग बेसिकली क्षेत्रफल और परिमाप निकालते हैं, जबकि 3D में हम यहां पे पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं। अच्छा, अब यहां पर समझना एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। बेसिकली छोटा सा पॉइंट यहां पर क्या है, कई सारे बच्चे यहां पर क्षेत्रफल के फॉर्मूले याद कर लेते हैं या फिर आयतन के वो फॉर्मूले याद कर लेते हैं। आयतन माने वॉल्यूम, ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं, पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्षेत्रफल
क्या होता है, चीज क्या है क्षेत्रफल, आयतन क्या होता है, बेसिकली आयतन है क्या क्षेत्रफल, और ये आयतन बेसिकली है क्या चीज क्या है भाई। ये देखो बिल्कुल भी फॉर्मूला नहीं बताना कि सर लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल होता है और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन होता है, ये तो फॉर्मूला है। मैं पूछ रहा हूं बेसिकली चीज क्या है क्षेत्रफल, क्या निकाल देते हो भाई, जब तुम लंबाई गुणा चौड़ाई कर देते हो तो निकल के आता क्या है, वो चीज क्या है क्षेत्रफल, है ना। सुनना मेरी बात को गौर से सुनना, बहुत आसान है, 1 सेकंड में तुम समझ जाओगे और तुम्हें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। हमेशा के लिए ध्यान रख लो, क्योंकि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो सवाल लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल बेसिकली क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, किसी भी चीज का, सुनना, किसी भी चीज का वो हिस्सा जिसको तुम छू सकते हो, जिसको तुम पेंट कर सकते हो, जिस पे तुम कागज चिपका सकते हो, वो क्या है, वो तुम्हारा क्षेत्रफल है। समझना, जैसे अगर मैंने कहा ये एक बोर्ड का, ये बोर्ड है, अगर ये बोर्ड का जो ये हिस्सा है जिसे हम छू पा रहे हैं, जिसे हम छू पा रहे हैं, यही क्या, इसका ही क्या निकलता है भाई, इसका ही निकलता है क्षेत्रफल। किसी भी चीज का वो हिस्सा जिसे छू पाते हैं, जिसमें पेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक कमरे में पेंट करनी है तो पेंट कहां करोगे भाई, पेंट तो आप दीवारों पे करोगे ना, कि हवा में पेंट कर दोगे, हवा में तो नहीं करोगे, दीवारों पे पेंट करोगे। तो किसी भी चीज का वो हिस्सा जिसे तुम छू सकते हो, और जरा मुझे बताओ किसी भी चीज का कौन सा हिस्सा हम छूते हैं, उसका सरफेस, उसका सरफेस छूते हो ना बेटा, उसके अंदर तो घुस नहीं जाते हो। तो किसी भी चीज का जो सरफेस होता है, सरफेस का हमेशा क्या निकलेगा, एरिया, इसी को कहा जाता है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पृष्ठ का, सरफेस का एरिया। पर अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा ये बोर्ड, तो बोर्ड का जो हिस्सा हम छू रहे हैं वो इसका क्षेत्रफल है, पर इसके अंदर जो मटेरियल लगा है, बोर्ड के अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है, क्या वो तुम छू पा रहे हो, जो इसके अंदर भरा हुआ पार्ट है वो छू पा रहे हो, वो नहीं छू पा रहे हो, वही है आयतन, वही होता है आयतन। जैसे मैंने कहा दीवार, तो दीवार में जहां तुम पेंट कर रहे हो वो क्या है, वो सरफेस है, पर दीवार के अंदर जो मटेरियल लगा है, ईंट लगा है, जो सीमेंट लगा है, जो और चीजें लगी है, वो क्या है, वही उसका आयतन है, वही उसका वॉल्यूम है। बस इतनी सी कहानी। जैसे बेटा मैंने कहा ये बोतल, देखो ये बोतल है ना, इस बोतल में अगर मैंने कहा इसका एरिया निकालो, तो किस चीज का एरिया निकालोगे भाई, इसका जिस भी हिस्से को तुम छू पा रहे हो, यही इसका सरफेस एरिया है, इसी चीज का एरिया निकलेगा। लेकिन इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है वो क्या है, वही इस बोतल का वॉल्यूम है, वही इस बोतल का वॉल्यूम यानी आयतन है। बोलो भाई, तो आज एक डाउट क्लियर हुआ कि क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। हम निकाल क्या देते हैं भाई, फॉर्मूले तुम बचपन से याद करते चले आ रहे, लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल आ गया है ना, पर क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है ये बात समझ गए होगे, उम्मीद कर रहा हूं। ठीक है, चलिए हमने 4 यूनिट डिस्कस करे, 4 के बाद हम चलते हैं बेटा 5वें यूनिट पर। 5वां जो हमारा यूनिट है बेटा वो है ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को हम कह सकते हैं बेसिक ज्योमेट्री। अगर आपने क्लास 9th और 10th पढ़ा है तो देखो, जैसे मैंने कहा था कि जो आपका सिलेबस है वो क्लास 8 तक ही है, पर जो ज्योमेट्री का पार्ट उठाया गया है वो 9th और 10th से उठाया गया है। 9th और 10th में जो आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का आइडिया दिया जाता है उतना ही ज्योमेट्री यहां पूछा जाएगा, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स होंगे वो कक्षा 8 तक ही आएंगे। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ज्योमेट्री के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है बेटा लाइन एंड एंगल, पहला आपको पढ़ना है लाइन एंड एंगल, लाइन एंड एंगल, ठीक है, रेखाएं और कोण। दूसरा आपको पढ़ना यहां पर है ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। और तीसरा आपको यहां पढ़ना है सर्कल, सर्कल। और चरको नहीं, 3 नहीं पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं आपको, 5 चैप्टर पढ़ने हैं। एक और पढ़ना है बेटा क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चतुर्भुज आपको पढ़ना है। और चौथा 5वां आपको पढ़ना है बेटा बहुभुज। बहुभुज जो टॉपिक है ये भी आपको पढ़ना है, क्योंकि बहुभुज से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको वो सारे सवाल करवाने वाला हूं आगे आने वाले सीरीज में। जितने भी सवाल बहुभुज, चतुर्भुज, ट्रायंगल, सर्कल, लाइन एंड एंगल, इन सभी से पूछे गए वो सब के सब क्वेश्चन मैं आपको आगे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हैं जो आपको ज्योमेट्री में पढ़ने। और जो छठा टॉपिक है बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये है आपका स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसी को हिंदी में हम कह सकते हैं बेटा सांख्यिकी। ठीक है,
सांख्यिकी, सांख्यिकी होती है इससे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा दंड आरेख वगैरह, है ना, या आपने ऐसे बोल सकते हैं फिगर वगैरह पर सवाल लगाए होंगे, फ्रीक्वेंसी निकाला होगा, या जैसे हम कह सकते हैं आपने माध्य समांतर माध्य वगैरह पढ़ा होगा, तो वही आपको सांख्यिकी है। यहाँ पे आपको तीन बातें पढ़नी है। आपको पढ़ना है यहाँ पर समांतर माध्य, या फिर से माध्य भी कहते हैं। दूसरा आपको यहाँ पे माध्यिका पढ़ना है, माध्यिका। और तीसरा आपको यहाँ पे पढ़ना है बहुलक। ठीक है, तो माध्य, माध्यिका, बहुलक, इंग्लिश में कहें तो मीन, मीडियन और मोड। बस ये तीन टॉपिक हैं जो आपको सांख्यिकी के अंदर पढ़ने हैं और इन पर भी सारे सवाल बन जाते हैं भाई। तो बच्चों बताओ, क्या आपको सिलेबस समझ आया? इतना सिलेबस है भाई तुम्हारा। ये पहला तो परसेंटेज बेस्ड, दूसरा आपका रेशियो बेस्ड, तीसरा आपका नंबर सिस्टम पर बेस्ड, और चौथा मेंसुरेशन, पांचवा आपका ज्योमेट्री, और छठा आपका है माध्य, माध्यिका, बहुलक, और सातवां अगर हम बात करें तो छोटा सा एक टॉपिक आता है मेजरमेंट का। ठीक है, एक छोटा टॉपिक आता है मेजरमेंट का। मेजरमेंट माने लंबाई को, जैसे लंबाई माप रहे हो तो लंबाई किस में मापते हो आप? मीटर में माप सकते हो, सेंटीमीटर में माप सकते हो, आप मिलीमीटर में भी माप सकते हो, आप किलोमीटर में माप सकते हो, है ना। तो यहां पर मेजरमेंट का एक सवाल आता है जिसमें वो कहता है कि इतने किलोमीटर है, इसको सेंटीमीटर बना दो, या इतने मिलीमीटर है, इसको किलोमीटर बना दो। तो ऐसे वो कन्वर्ट करने को बोल रहा होगा। तो ये एक चैप्टर अलग से हम पढ़ लेंगे। ये कुछ बेसिक सी बात है, यहां से बेसिक सा सवाल आता है। ठीक है, बहुत हाई फाई लेवल का सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात समझ लीजिए। यूपी टेट के जितने भी छात्र हैं, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि आपको बेसिक जानकारी अगर मैथ्स की है तो आप यूपी टेट का एग्जाम 100% पास कर जाओगे। और मैथ अगर आपको बेसिक आती है तो 30 में से 30 नंबर लेकर आ पाओगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे जैसे आपको बताते जा रहे हैं बस वैसे वैसे करते जाइएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये सिलेबस के बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि अगर आप यूपी टेट का फुल कोर्स, पूरा कोर्स डिस्क्रिप्शन में पढ़ना या डिस्क्राइब के साथ पढ़ना चाहते हो तो आपको बस करना क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हो नीचे एक लाइन चल रही है, इसमें लिखा हुआ यूपी टेट फुल कोर्स के लिए आपको हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है द सिविल इंडिया ऐप। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इस ऐप पर आपको पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है। वहां से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। बहुत नॉमिनल सी एक फीस है, 5 सब्जेक्ट के लिए आपकी एक छोटी सी नॉमिनल सी फीस है जो वहां पे रखी गई है। उसको पे करने के बाद आप अपनी तैयारी को मजबूत करें। ठीक है, अच्छा जी, मैथ्स में मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा ये समझो। जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है 1 बाय 1 बिल्कुल वैसे ही मैं आपको लेके चलूंगा, क्योंकि परसेंटेज जो लगाना वाला बात है ये बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है। तो पहले मैंने आसान बातें उठाई, फिर रेशियो बहुत आसान होता है, उसके बाद ये भी उठाया, फिर धीरे धीरे हम अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम नंबर सिस्टम में पहुंचेंगे, फिर हम लोग मैथ्स में पहुंचेंगे, और धीरे धीरे हम लोग कहां पहुंच जाएंगे? ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स में पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे साथ बने रहना। और साथ ही साथ आपके लिए एक छोटा सा बोनस भी रहेगा मैथ्स में। मैथ्स में मैं आपको एनसीईआरटी की कुछ सवाल या कुछ सीट्स भी सॉल्व करवाऊंगा जिसमें मैं बहुत बेसिक सी बात करूंगा। कई सारे बच्चे क्या होते हैं जिन्होंने बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ी हुई होती है, तो मैथ्स से वैसे भी उन्हें डर लगता है और वो धीमे धीमे उनकी पढ़ाई में काफी गैप हो चुका होता है, तो वो चीजें उन्हें समझ नहीं आती हैं। इसलिए सबसे एक और सीरीज में उसी के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगा उस बैच के अंदर ही, जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी के सवाल जो होंगे, जो बेसिक क्वेश्चन होंगे क्लास 3rd और 4th और 5th के, जिसमें जोड़ना घटाना गुणा करना सिखाया जा रहा होगा, मैं वो भी आपको उसी कोर्स के अंदर ही सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। आज का जो सेशन है देखो, ये तो हमारा सिलेबस हो गया। पढ़ना कैसे है वो हमने जान लिया, कहां से पढ़ना है वो भी हमने जाना कि आपको प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है द सिविल इंडिया, और वहीं पे आपको कोर्स मिल जाएगा, वहां से आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आज की क्लास में। यूपी टेट में एक सवाल आता है, यूपी टेट में क्वेश्चन है जो फ्रैक्शन पर बेस्ड या परसेंटेज पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, दोनों के ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हम आज उस क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, आज हम उस क्वेश्चन की बात करेंगे, वो क्वेश्चन किस तरह से लगाए जाते हैं या किस तरह के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना। अब हम बात करेंगे कुछ छोटा छोटा कॉन्सेप्ट की, बहुत आसान और बहुत छोटे कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, बिल्कुल भी टफ बात नहीं करूंगा, और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ये आप भरोसा रखिए मुझ पे। ठीक है, चलिए, जैसे अगर मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर दिया जाता है, कोई भी एक बात तुम कहीं भी लिख लो या समझ लो,
कोई भी नंबर हो, कोई भी लोगों के बारे में बताया जा रहा हो, किसी की इनकम के बारे में बताया जा रहा हो, किसी काम के बारे में बताया जा रहा हो, कोई दूरी आपको बताई जा रही हो, कोई भी चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है, ये मान के चलिए। परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड सवाल होंगे आज हमारे पास, और कुछ सवाल फ्रैक्शन से रिलेटेड होंगे, ठीक है, भिन्नों से रिलेटेड सवाल भी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पर समझना यह है कि कोई भी संख्या बोले या कोई भी चीज किसी चीज के बारे में बोले, वो चीज हमेशा अपने आप में भाई कितना होता है, 100% होता है। कोई भी चीज हमेशा अपने आप में 100% होता है। जैसे अगर हमने आपसे कहा राम ने कुछ पैसा कमाया, मतलब राम की आय के बारे में बात कर रहा है, इनकम के बारे में। तो राम अगर कुछ पैसा कमाएगा तो उसकी जो आय होगी वो कितनी होगी भाई, 100% होगी। कोई भी आय 100% होगी। कोई काम किया गया तो कोई भी काम अपने आप में कितना होगा, हमेशा से 100% होगा भाई। कोई भी काम अपने आप में 100% होगा। जैसे मैंने कहा चुनाव है, तो चुनाव में जो वोट डाले गए वो कितना होंगे, बोलो 100% होंगे, ऐसे बोल सकते हो। जैसे मैंने कहा किसी शहर की कोई जनसंख्या है, किसी शहर की कोई भी जनसंख्या है, तो किसी भी जनसंख्या को हमेशा आप कितना मानोगे, 100% मानेंगे, ऐसे ही बोल देंगे। अच्छा मुझे थोड़ी बात बताओ, अगर हमने आपसे कहा कि एक संख्या 100% है, एक नंबर आपका 100% है, इस 100% में से आपने 40% घटा दिया या कह सकते हैं हटा दिया। अब बताओ 100% के नंबर में से आपने 40% हटा दिया, तो जो संख्या बच गई वो कितनी बच गई? तो आप कहोगे सर 100 में से 40% हटाया है तो संख्या बच गई होगी 60%। बोल सकते हो कि नहीं, है ना भाई। आपके पास जो नंबर इनिशियली था वो 100% था, आपने हटाया कितना, हटाया 40%, तो बचा कितना, बचा 60%। अब गौर से देखो सवाल में हमारे पास 3 नंबर हैं, एक तो 100% है, ये क्या है, ये इनिशियल यानी हम कह सकते हैं प्रारंभिक संख्या के बारे में बता रहा है। 40% कौन है, 40% वो नंबर है जितना हटाया गया है, ठीक है, और 60% वो नंबर है जो बच गया है। अभी ध्यान से समझो, हमारे पास 3% है, 3% है। अब सवाल क्या करता है, इन तीनों परसेंट में से किसी ना किसी 1% का वैल्यू आपको एग्जाम में दे देता है और कोई दूसरा परसेंट का वैल्यू आपसे पूछ लेता है। तो आपको सिंपली एक एक नियम का यूज करना है, क्वेश्चन का जवाब बताना है। सुनो कैसे करना है। जैसे अगर हम आपसे पूछे, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि मैंने उस संख्या में से 28 हटा दिया, तो क्या तुम बता पाओगे इन तीनों में से कौन से परसेंट का वैल्यू है? जरा मुझे बताओ 100% क्या है, वो संख्या है, हटाया कौन गया है, 40%, और हम क्या बोल रहे हैं कि उस संख्या में से 28 कम कर दिया। तो मुझे बताओ ये वैल्यू किस परसेंट का दिया है, 40% का कि 60% का या फिर 100% का? तो आप कहोगे सर ये बड़ी आसान सी बात है, यहां पे हमने 40% हटाया है और ये वैल्यू कह रहा है 28 हटाया है, तो ये 40% का ही वैल्यू दिया होगा, है ना। अच्छा का बताना, अगर हम आपसे कह दें कि हमने किसी संख्या में 40% हटाया और वो संख्या बच गई 630, तो ये 630 किसका वैल्यू है, बच गई, हो गई, बच गई, किसका वैल्यू निकला भाई, 100% नंबर था, तुमने 40% हटा दिया तो बचा कौन, बचा 60% है, ये 60% का ही वैल्यू हो गया 630। ये करना है आपने, ये करना है, बस ये समझना है कि आपको इन परसेंटेजेस में से वैल्यू किसका दिया जा रहा है, किस परसेंटेज का वैल्यू दिया जा रहा है। जिस परसेंट का वैल्यू दिया जा रहा होगा उसी के बराबर कर देना है। अच्छा समझना कैसे है, समझना आपको लैंग्वेज को पढ़कर है। लैंग्वेज को पढ़िए और समझिए वो किस लैंग्वेज के बारे में बात कर रहा है। अगर उसने कहा 630 बच गई यानी 60 के बारे में है, अगर हम कहते 630 निकाल दी गई यानी 40 के बारे में है, अगर हम कहते वो संख्या 630 थी पहले से, इसका मतलब वो किसके बारे में थी, वो 100% के बारे में रहा होगा, है ना। तो अब सवाल में आपको इस तरह के 3-4% होंगे, उनमें से वो वैल्यू किसका है, जिसका भी वैल्यू होगा उसी के ठीक बराबर करेंगे। अब हम ऐसे कर देंगे कि 60% का वैल्यू अगर 630 है, 60% का वैल्यू 630 है, आपसे अगर कहा गया होगा संख्या बताओ, तो संख्या कितनी भाई हमारी, आप यहां से 100% निकाल देंगे तो संख्या निकल आएगी। और ये करना सभी को आता है कि नहीं, फिर से समझो, 60% का वैल्यू 630 है तो 100% क्या होगा,
ये पता करने के लिए एक तो आपका एक एक नियम होता है जो आपको पता ही होगा। 60 टॉफियां 630 की मिली तो एक कितने की मिलेगी, पहले आप एक का वैल्यू निकालते हैं, फिर 100 निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं, पर वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, वो बेसिक तरीका भी है। ठीक है, मैं आपको एक लाइन बताता हूं। कभी भी ऐसा नंबर हो कि 60% का ये वैल्यू है, 100% का क्या वैल्यू होगा, आपने सीधा ऐसे क्रॉस करना है, सीधा क्रॉस करना है। क्रॉस का मतलब 100 का गुणा करवा देना है ऊपर वाले में और इसका डिवाइड कर देना है, यानी कुछ ऐसा आएगा 630 में 100 से गुणा हो जाएगा और ये 60 जाएगा नीचे इस तरह से। और अब आपको काटना आता होगा, है ना, अब आप यहां से काट देंगे और आपकी बात यहां से बन जाएगी। ठीक है, इस नंबर को हम काटवाएंगे और बात बनेगी। ठीक है, अगर हम ऐसे यहां से कटवाते हैं भाई, काटना वैसे तो तुम्हें आता होगा, पहाड़े वाले याद कर लेना अगर यूपीटेक एग्जाम तैयारी करने जा रहे हो, ये समझ लो, पहाड़े स्क्वायर क्यूब वगैरह थोड़े थोड़े याद कर लेना। वैसे तो मैं आपको याद करवाऊंगा बीच बीच में। जैसे देखिए, मैंने 0 से 0 पहले इधर उड़ा दिया, अब 6 का पाड़ा पड़ा, अगर मैं 6 का पाड़ा इधर की तरफ पढ़ता हूं तो 6 कम 6, बात खत्म हो गई। 3 में जाएगा नहीं तो लगा दिया 0, फिर 30 में जाएगा, 6 पंजे 30 और एक 0 का गुणा इधर से होगा, 10 का गुणा तो 1050, ये देखो तुम्हारा आंसर जैसा बनेगा, ये तुम्हारा आंसर जैसा बन जाएगा। और यही सवाल की कहानी है और यही एक टाइप है जो जिस तरह के सवाल आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर से समझाता हूं, कोई भी संख्या को या कोई भी चीज को हमेशा कितना मानना है ये इसके बारे में बताया नहीं जाएगा, आपको अपनी मर्जी से ही मान लेना है 100। अब जो कम किया गया है या फिर बढ़ाया गया है उसी को घटा देना है या फिर जोड़ देना है। ठीक है, और इन 3% में से जिस भी परसेंट का वैल्यू दिया है उसी के इक्वल लिख लेना है, जो पूछा गया है वही आपको निकाल देना है। निकालना कैसे है, क्रॉस करके निकाल देना है, बस आपकी बात बन जाएगी, सवाल आपका आंसर दे देगा और बड़े आसान तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने लगा रहा हूं, एक बार ट्राई करिएगा मेरे साथ साथ। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और जरा समझने की कोशिश करिए। क्या लिख रहा है, किसी संख्या में उसका 40% अगर घटा दिया जाए तो वह संख्या 480 हो जाती है। अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें तो क्या सवाल बिल्कुल सेम टू सेम हमारा ही वाला नहीं बना जो हमने अभी आपको एग्जांपल दिया, वही एग्जांपल वाला सवाल है भाई कि 40% घटा दिया जाए। चलो एक बार ट्राई करते हैं ना, ट्राई करते हैं। आप बताओ किसके बारे में बात कर रहा है, संख्या के बारे में। क्या आपको संख्या के बारे में कुछ बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया। जब ना बताया जाए तो तुरंत लेट कर लो कि कोई भी संख्या कितने मानते हैं भाई, कोई भी संख्या 100% मानते हैं। अच्छा, इस 100% में से आपने कितना घटाया जरा चेक करो, आपने घटाया 40% और इस 40% घटाने के बाद संख्या क्या बच गई, संख्या बच गई 60%। भाई समझो, 100% में से तुमने 40% घटाया तो बचा कितना, बचा 60%। अब हमारे पास 3% बन गए, इन 3% में से किसका वैल्यू दिया ये समझो। सवाल में वैल्यू दिया है 480, क्या है 480, कह रहा संख्या 480 रह जाती है। अच्छा, इन परसेंटेज के बारे में है आपको आइडिया कि क्या है ये, मैं बताता हूं। ये 100 क्या है, 100 है पहले वाली संख्या इनिशियल। 40 क्या है, 40 वो है जो घटाया गया है। ये 60 क्या है, 60 वो है जो रह गई घटाने के बाद, 60 वो है जो रह गई घटाने के बाद, यही बोल रहा है ना। अच्छा, अब लैंग्वेज को पकड़ो, यहां क्या बोल रहा है, कौन सी संख्या दी गई है, रह गई, कितनी रह गई 480। तो इनमें से चेक करो कौन सा रह गई वाली है भाई, 100 तो थी, 40 घटाई गई, 60 रह गई ना, यानी आपको वैल्यू किसका दिया है भाई, 60%, 60% का ही वैल्यू 480 दिया है, 60% का ही वैल्यू 480 दिया है। पूछ रहा है वह संख्या बताओ। आप बताओ इनमें से संख्या का परसेंट कौन सा है, इसमें से संख्या का परसेंटेज है 100। आपको 100% निकालना है और आंसर बनेगा, 100% निकालना है, आंसर बनेगा। अब ध्यान दो, ये 100% निकलता कैसे भाई, हमने अभी आपसे कहा था कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा कर दो, नीचे वाले का इधर गुणा कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा 480 गुणा में 100। अच्छा, ऊपर वाले का जाके हम यहां कर देंगे डिवाइड, 60 जाएगा सबसे नीचे
और कुछ इस तरह से बात बनेगी। अब अगर हम इसे काटना शुरू करें भाई तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 8 बार और 100 में गुणा होने के बाद वो संख्या बन जाएगी 800, है ना। बात समझे हो क्या? तो ये जो सवाल मैंने आपको करवाया बेटा, इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें इस तरह के सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये पहला सवाल समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए ये सवाल देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो सेम टू सेम वही सवाल है, आपको बस लैंग्वेज को बदला गया है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है, भाषा अलग हो गई है, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी हमारा ही वाला है। अगर आप सवाल को पढ़ रहे हैं तो क्या लिख रहा है, किसी विद्यालय में 45 लड़के हैं और 220 लड़कियां हैं। मुझे एक बात बताओ, तो विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो मुझे छोटी सी बात बताओ बेटा, किसी भी विद्यालय में जो आपके टोटल विद्यार्थी होते हैं, किसी भी विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की जो संख्या होती है उसे हमेशा कितना मानोगे आप? उसे सर हम कहेंगे 100% मानेंगे सर। अच्छा जी, इस 100% में कुल विद्यार्थी 100% थे। अच्छा, किसी भी स्कूल में जो विद्यार्थी होते हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो वो मेल होंगे यानी बॉय, या तो वो गर्ल्स होंगे, बॉय होंगे या वो गर्ल्स होंगे, दो ही तरह के विद्यार्थी होंगे। तो इस 100% में भी दो तरह के लोग होंगे, कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। सवाल में जरा पढ़ो, ये 40% कौन है? 45% कौन है? लड़के हैं। 100% में से 45% लड़के हैं। आप बताओ, सोच के बताओ, 100% बच्चों में से 45% लड़के हो गए तो बचे कितने? बचे 55%। वो कौन होंगी? वो लड़कियां होंगी भाई। 55% लड़कियां हैं स्कूल के अंदर। अब जरा सवाल में और आगे बढ़ो, ये 220 क्या है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, 220 क्या है? कह रहा है अब विद्यालय में कुल 220 लड़कियां हैं। अगर हम आपसे पूछे कि बताओ नंबर कितना लड़कियों का, तो आप कहोगे सर 220। पर अगर हम आपसे कह दें कि लड़कियों का परसेंटेज क्या है, तो आप आराम से कह सकते हो कि लड़कियों का परसेंटेज सर 55 है। लड़कियों का जो परसेंटेज है वो 55% है और जो एक्चुअल में लड़कियां हैं वो 220 है। इसका मतलब ये 220 वैल्यू किसका है भाई? 55% का है। आपको पूछा गया कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी हमने कितने माने हुए हैं? हमने 100 माने हुए हैं। आप इस 100 का वैल्यू निकालेंगे तो आपकी जो बात है वो चुपके से बन जाएगी और आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। और स्वर्ण अक्षरों में इसका आंसर लिख देना तुम कहीं, ठीक है, अपने स्तंभ बनवा देना, वहां लिखवा जाना इसका आंसर निकल आया, है ना। तो भाई कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका ऊपर गुणा करा दो, 220 का 100 में गुणा करवा देंगे और 55 जाएगा नीचे ऐसे। अब तो 55 का पढ़ा तो आता ही होगा भाई, अगर 55 का ना आता हो तो 11 का पढ़ लेना। मुझे तो 55 का आता है, होशियार बच्चे हैं, है ना, अपनी कक्षा में होशियारी में रहे आगे। भैया देखो 55 का पढ़ा पढ़ेंगे तो 4 बार काटेगा ऊपर, गुणा करने पर यह आ जाएगा 400। यानी कि उस विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई? टोटल विद्यार्थी 400 हैं। यही सवाल का आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे आपकी जो सोचने की क्षमता है वो डेवलप हो रही होगी। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार जरा ट्राई करिए। अगर आपने थोड़ा थोड़ा सा समझा है तो जहां भी आप बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि वीडियो जब भी आपको देखना है तो हमेशा पेन कॉपी लेकर देखना है। अगर आप मैथ्स का वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए अपनी कॉपी के अंदर। देखो मैं तो वैसे भी आपके सामने लगाने वाला हूं, पर एक बार खुद भी ट्राई करो। जब आप खुद ट्राई करते हो तो आपके अंदर की एबिलिटी डेवलप होती है सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है? एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, उसकी बचत 2100 रुपए हो जाती है, तो आय ज्ञात करो। आप सभी को अभी कहा था मैंने कि किसी भी व्यक्ति की जो आय होगी वो हमेशा कितनी मानोगे आप कहोगे सर 100% मानेंगे। किसी भी व्यक्ति की आय हमेशा 100% होगी। अच्छा, इस 100% में से उसने खर्च कितना कर दिया भाई? 70% खर्च कर दिया सर। 100% में 70% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना भाई? बचाया है 30%, यानी जो 30% यही तो उसकी बचत है, यही उसकी बचत है भाई। समझो 100% कमाया था, 70% खर्च किया, तो बचाया
30% है और सवाल में एक वैल्यू दिया है 2100, ये 2100 रुपए क्या है? ये 2100 रुपए क्या है? आप कहोगे सर 2100 रुपए की तो बचत है, और बचत का परसेंट कौन सा है इसमें से? इन तीनों में से बचत का परसेंट कौन सा है भाई? 30% है। इन तीनों में से बचत का परसेंट है 30, जबकि सवाल में बताया गया कि कितनी बचत करी उसने? 2100 रुपए की बचत करी, 2100। तो सिंपली हम कहेंगे 30% का वैल्यू 2100 रुपए। अगर 30% का वैल्यू 2100 रुपए है, पूछा गया है व्यक्ति की आय बताओ, इनमें से आय कौन सी है? इनमें से आय हमारी है 100%। आप सिंपली 100% निकालेंगे तो देखो यहां से बात फिर से बन जाएगी। आप सभी को पता है करना कैसे होता है। इस वाले का गुणा कर देते हैं, 2100 में 100 से गुणा हो जाएगा और बच्चा ये 30 जाएगा नीचे की तरफ, 30 से कर देंगे डिवाइड। ठीक है, 30 का जो जीरो है ये आगे काट देगा जीरो को, और 3 से 21 भी कट जाएगा 7 बार। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर जो बन रहा है वो इस सवाल का बन रहा है कि आपका जो आंसर है वो 7000 रुपए की आय है। 7000 रुपए की आय है ना। उम्मीद कर रहा हूं आपको बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी, थोड़ी थोड़ी बात आपको समझ आई होगी। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, बढ़िया सा सुंदर सा टिकाऊ क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करिए, जरा एक बार ट्राई करिए, खुद भी ट्राई करिए। देखो बच्चा, मैं बता दूं ये जितने भी सवाल मैं आपको करा रहा हूं ये सभी सवाल मैंने ही बनाए हुए हैं, तो मुझे तो आते ही होंगे। जब तक आप खुद अपना पेन नहीं चलाओगे, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे, तब तक हमारी बात जो है वो बनेगी नहीं, है ना। सवाल पढ़िए, क्या लिख रहा है? किसी संख्या में 40 घटा दिया जाए। 40% नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 40 घटा दिया जाए तो वह स्वयं की 75% रह जाती है। अच्छा मुझे बताओ, नहीं, कोई भी संख्या कितनी होती है? 100% हो जाती है। कोई भी संख्या 100% होती है, आपको पहले से पता है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा। कोई भी नंबर 100% है। अच्छा बताओ, आपने 40 घटाया तो नंबर कितना रह गया? नंबर रह गया 75। आप बताओ 100% था, 75% रह गया, 75% रह गया, तो आपने घटाया कितना होगा भाई? 100% नंबर था, 75% रह गया, तो आपने घटाया कितना? आपने घटाया 25% होगा। बोलो भाइयों, कह सकते हो कि नहीं? और जो ये 25% घटाया है, जरा मुझे बताओ, क्या इसी का वैल्यू दिया है आपको? 40 घटाया, क्या आपको इसी का वैल्यू दिया है 40? तो हम ये कहेंगे कि सर जो 25% वैल्यू हमने घटाया है वो 40 के बराबर है। आपसे कह रहा है संख्या बताओ, संख्या यानी 100 निकालो, और आपकी बात फिर से बनी। अब तक तो आप सीख ही चुके हो करना क्या है, हमें क्रॉस करना होता है। क्रॉस करने का मतलब होता है बेटा, क्रॉस करने का मतलब होता है 40 में 100 से गुणा करवा देना है और 25 से डिवाइड करवा देना है। अच्छा, जैसे ही आपने बेटा यहां से डिवाइड करा होगा, अब आपको 25 का पहाड़ा इधर की तरफ कटता दिख रहा होगा 4 बार, और 40 का गुणा 4 में करेंगे 160। इस क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा 160। इस क्वेश्चन का जवाब बन जाएगा, है ना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्या आपको मेरी लैंग्वेज समझ आ रही है? और क्या आपको ये क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ आया? क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ आया? क्वेश्चन कैसा पूछता है? बस आपको ये 3 लाइनें बनानी है। जैसे ही आपने ये 3 बनाई, इनमें से किसी एक परसेंट का वैल्यू दे रहा है, किसी दूसरे का वैल्यू पूछ रहा है, बस यही कहानी है। और आपको करना होता है क्रॉस। ठीक है, अभी फिलहाल तो आप क्रॉस करिए, फिर मैं आपको आगे और सिखाऊंगा कि बिना क्रॉस करे सवालों का आंसर कैसे आ सकता है। ठीक है, तो चलिए एक और सवाल लगाता हूं, बढ़िया सा, सुंदर सा, बेहतरीन सा सवाल लिख रहा है। एक चुनाव हुआ, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 52% वोट मिले और हारने वाले को मिले 1440 वोट। कुल वोटों की संख्या क्या है? मुझे एक छोटी सी बात बताओ, चुनाव में अगर 2 लोग हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा, यही तो कहानी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो वोट डाले गए होंगे, ध्यान समझो, हमने आपसे कहा था कि जो वोट डाले जाएंगे वो कितने डाले जाएंगे? 100% वोट डाले जाएंगे, और 100% वोटों में से एक आदमी जीत गया और एक आदमी हार गया है। अगर मैं जीतने वाले की बात करूं तो जीतने वाले को वोट कितने मिल रहे हैं? बोलो, जीतने वाले को मोल वोट मिल रहे हैं 52%। जीतने वाले को 52% वोट मिले होंगे। तो जरा सोच के बताओ, 100 वोट डाले गए, जीतने वाले को 52 मिल गए, तो हारने वाले कितने मिले?
100 वोट डाले गए, जीतने वाले को 52 मिल गए हैं, तो हारने वाले को 100 में से घटा दीजिएगा इसे, 48 वोट इसे मिल जाएंगे, 48%, है ना। और सवाल में एक वैल्यू दिया है 1440, ये कौन सा वैल्यू जरा चेक करो। 1440 जो वैल्यू लिख रहा है, हारने वाले को ये वोट मिले हैं, हारने वाले को ये वोट मिले हैं, और हारने वाले के वोट कितने हैं भाई, 48%। तो हम तुरंत ही बोल देंगे सर 48% का ही वैल्यू दिया है 1440। बस आप 100% निकालेंगे तो कुल वोट निकलेंगे। सवाल ने पूछा ही कुल वोट है, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कुल वोटों की जो संख्या है वो 100% निकालते ही आएगी, और 100% निकालने के लिए तुम्हें क्रॉस करना होगा। देखो अब मैं एरो नहीं लगाऊंगा, अभी तक आप सीख गए हो कि हमें क्रॉस करना होता है, अब मैं एरो नहीं लगाऊंगा, बिना एरो के लिखूंगा। कैसे, ये वाला ऊपर जाएगा, 1440 गुणा में आएगा 100, और ये वाला नीचे आएगा 48, ठीक है। अगर तुम्हें 48 का पहाड़ा आता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर तुम्हें 48 का पहाड़ा नहीं आता तो 24 का तो आता ही होगा। देखो भैया 24 चौके, सॉरी अगर मैं बताऊं तो 24 दूना 48 हो जाता है, और 24 छक्का 140 होता है, 144 होता है, ठीक है। अब मैं 2 के पहाड़े से और काट दूंगा इधर की तरफ 50 बार, और अब इनका गुणा करवा देते हैं, तो 2 जीरो तो हमें पहले से ही दिख रहे थे भाई, और 6 पंजे 30 और आ जाएगा। इसका मतलब समझे हो, इसका मतलब उस चुनाव में टोटल वोट 3000 डाले गए, उस चुनाव में टोटल जो वोट है, टोटल वोट 3000 वोट उस चुनाव में टोटल डाले गए हैं। क्लियर। चलिए मैं अब जो सवाल, देखो ध्यान समझो, अब जो सवाल आपके सामने आने वाला है ये थोड़ा सा बेहतरीन है। थोड़ी सी बात यहां पे करी गई है, क्योंकि यहां पे इसने फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है ना। समझो भाई, यहां जो अब सवाल आगे आने वाला है, इसने आपको फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है। अगर ये आपको फ्रैक्शन दे रहा है, परसेंटेज नहीं दे रहा है, फिर कैसे बात बना पाओगे भाई। तो समझो, मैं आपको छोटी सी बात सिखाता हूं, मेरी बात जरा गौर से सुनना, मेरी बात बेटा बहुत गौर से सुनना। यहां कह रहा है किसी बाल्टी का 3/5 भाग भरा है। पहले तो जब भी आपको कोई फ्रैक्शन दिया जाए, देखो अब मैं आपको फ्रैक्शन सिखाता हूं, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करना है। जब भी कहा जाए 3/5 फ्रैक्शन दिया है ऐसा, ठीक है, तो इस फ्रैक्शन को हैंडल कैसे करना है, सुनना मेरी बात गौर से। इस फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा होगा, नीचे नीचे वाला हमेशा प्रारंभिक या इनिशियल वैल्यू हो जाता है। नीचे वाला हमेशा प्रारंभिक या इनिशियल वैल्यू होगा, किसका, जिसके बारे में बात करी गई है। बात किसके बारे में करी गई भाई, बाल्टी के बारे में। ऐसी बोल रहा है कि एक बाल्टी का 3/5 भाग भरा है, किसके बारे में बात करी गई भाई, बाल्टी के बारे में। इसका मतलब हम कहेंगे कि बाल्टी की प्रारंभिक धारिता या फिर क्षमता, बाल्टी की जो प्रारंभिक मात्रा, क्वांटिटी, जो क्षमता है, कुल क्वांटिटी, वो कितनी है, 5 है। जबकि ये 3 क्या कहलाएगा, 3 वो चीज होगा जो उसके बारे में सेंटेंस में बोला गया होगा। आप बताओ क्या बोला गया, 3/5 भाग भरा है, यानी जो ऊपर 3 लिखा है इसी के बारे में कहा जा रहा है कि ये वाला भरा हुआ है, ये वाला भरा हुआ है। ये है कहानी, ये है कहानी भाई, बात को समझे, है ना भाई। नीचे वाला जो बात होगा वो प्रारंभिक बोल सकते हो, या इसी को हम कहते हैं कई बार टोटल क्वांटिटी, इसी को कई बार हम लोग टोटल क्वांटिटी भी कहते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी बाल्टी की टोटल क्वांटिटी 5 है, उसमें से भरा कितना है, 3 है। यानी हम यहां से अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे बाल्टी कितने की, आप कहोगे सर 5 की। अच्छा, फिर मैंने पूछा बताओ भरा कितना, तो आप कहोगे सर 3। अब जरा बताओ 5 की बाल्टी में से 3 भरा, तो फिर अगर मैंने पूछा कि बताओ खाली कितना, तब आप आराम से कह दोगे कि सर 2 खाली है। बोलो भाई, 5 की बाल्टी में से 3 भरा है, यानी खाली 2 होगा। और सवाल क्या बोल रहा है, 16 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो बाल्टी पूरी भर जाएगी, यानी 3 भरा हुआ है, हम कितना और डाल दे ताकि वो 5 हो जाए। तो आप कहोगे सर जो 2 खाली है वही डाल दो। इसका मतलब जो ये 16 लीटर की बात कर रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है भाई, जो बाल्टी खाली है, यानी 2 का जो वैल्यू है यही 16 है, 2 का जो वैल्यू है यही 16 लीटर्स है। आपको पूछा गया है बाल्टी की धारिता, बेटा बाल्टी कितने की है बोलो, बाल्टी तो 5 की है, आप यहां से 5 निकालेंगे, बात बनेगी, ठीक है। 2 का वैल्यू 16 है,
5 का वैल्यू निकाल देंगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। और आंसर निकलता कैसे भाई, अभी सिखाया था, क्रॉस गुणा। 16 में 5 से गुणा करना है, 2 से भाग करना है। 2 से हम काटेंगे, 8 बार कटेगा और 8 गुणा 5 में होगा। बाल्टी जो थी वो 40 लीटर की थी भाई।